हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10th का नए नए ऑब्जेक्टिव लेकर दोस्तों, जो कि क्वेश्चन बैंक से सारा ऑब्जेक्टिव है। जितना भी चैप्टर का है, इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से सही विकल्पों का उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। 1 का बी आंसर हो जाएगा, चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के कार्य पर करता है दोस्तों। 1 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों, V बराबर आई आर। वी बराबर आई आर पढ़ा होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर बराबर ए तो नहीं हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्रॉस हो जाएगा। सेकंड में है आर बराबर वी आई, आर बराबर वी आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो है यहाँ पे गुना में है तो नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा, आई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बराबर आर बच जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर वी आई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 2 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तों? तो आपने पढ़े होंगे दोस्तों, एसी और डीसी, एसी और डीसी, एसी और डीसी आपने पढ़ा होंगे दोस्तों। इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इसको दिष्ट धारा कहते हैं दोस्तों। एसी धारा जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, डीसी जो है दोस्तों बैटरी से प्राप्त होता है। तो इसलिए 3 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दिष्ट धारा प्राप्त होता है बैटरी से। आप याद रखिएगा सर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आप लोग जानते हैं सर, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 4 का ए आंसर हो जाएगा, 4 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विभवांतर का यह संयमात्रक, विभवांतर का यह संयमात्रक क्या होता है दोस्तों? बोल्ट होता है। विभवांतर का यह संयमात्रक बोल्ट होता है दोस्तों, जो कि 5 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर परावर्तन रहता दोस्तों तो भी 2 नियम होता, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों। 6 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर सूत्र होता है दोस्तों J/C। 1 वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। अधिक किसी चालक तार में 1 सेकंड में कुल आवेशों के प्रवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिक किसी 1 कूलम आवेश का प्रवाह करने पर 1 जूल ऊर्जा कार्य करती है दोस्तों, तो उसे ही 1 वोल्ट कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, एक अधिक किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश को प्रवाह करने पर कितनी ऊर्जा कार्य करता है दोस्तों? तो 1 जूल ऊर्जा कार्य करता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 7 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो इसमें श्वसन जो है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर ऐसा देखा जाए तो दोस्तों 8 का ए भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों 8 का सी आंसर, मुख्य रूप से ए भी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ए और सी दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया भी होता है, इसलिए 8 का ए और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें आप याद करना चाहते हैं तो ये भी याद कर लीजिए दोस्तों कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। अगर उपचयन ना ही रहे तो दोस्तों तो ऊष्माक्षेपी मारना है, अगर उपचयन ना हो तो ऊष्माक्षेपी मारना, अगर ऊष्माक्षेपी ना हो तो उपचयन मारना है दोस्तों।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी सुचालक है दोस्तों? तो जो चांदी है दोस्तों, जिसको अर्जेंटम बोलते हैं, Ag अर्जेंटम बोलते हैं, जो कि धातु का जो है दोस्तों विद्युत का सबसे महत्वपूर्ण सुचालक है, सबसे बेहतरीन सुचालक माना जाता है दोस्तों। इसलिए 9 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा Ag। 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का Ag, जिसको अर्जेंटम, जिसको चांदी बोलते हैं, जिसको सिल्वर भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है दोस्तों? आवर्त सारणी में दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक इस तरह से होते हैं दोस्तों और एक इस तरह से होते हैं। तो आवर्त सारणी के उदर्ग रेखा मतलब क्या होता है दोस्तों? लंब खड़ी, जिसको बोलते हैं वर्ग भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए वर्ग बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर वर्ग बन रहा है। आवर्त किसे बोलते हैं दोस्तों? ये जो क्षैतिज कतार में होता है दोस्तों, आवर्त इसको बोलते हैं दोस्तों, जितना भी होता है। तो इसलिए 9 का, इसलिए सॉरी दोस्तों 10 का, इसलिए ए आंसर करेक्ट हो जाएगा वर्ग। 10 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 10 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो चूंकि जानते हैं दोस्तों उपधातु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उपधातु के पाठ्यक्रम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। इसका जैसे में याद किया जाए तो जैसे में आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी, ये सब हो जाएगा दोस्तों। तो आपका Fe मतलब लोहा, तो लोहा आपका क्या है दोस्तों? धातु है। कॉपर Cu29, जिसका परमाणु संख्या होता है दोस्तों, ये भी आपका क्या है दोस्तों? धातु है। निकेल भी आपका क्या है दोस्तों? धातु है। अब कौन बच गया दोस्तों? सिल्वरियम, इसलिए 11 का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको यस भी बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? 11 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की चलते हैं दोस्तों। पीतल है, तो पीतल क्या है दोस्तों? पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों, आप इसको याद रख लीजिएगा। पीतल एक मिश्र धातु है, जो कि 12 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है दोस्तों। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। तो आपको क्या पूछा गया है? अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होता है, जो कि आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है दोस्तों? सरलतम कार्बन हाइड्रो कौन से होता है दोस्तों? तो जो कि मीथेन होता है दोस्तों, मीथेन होता है। 14 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो होता है दोस्तों मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब मिश्रण होता है एक तरह से, जो कि एलपीजी में पाया जाता है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा दोस्तों? मीथेन। आप इसको याद कर लीजिए। 14 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा मीथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। कूटपाद किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है दोस्तों। ये भोजन पकड़ने में काम देता है, कूटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है दोस्तों। तो अमीबा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कूटपाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है दोस्तों? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी जो पौधा होता है दोस्तों, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो लैंगिक जनन जो होता है आपका दोस्तों, यहाँ पर फूलों के द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है दोस्तों? तो फूलों द्वारा होता है, फूल के द्वारा होता है, जो कि 16 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है दोस्तों? तो उत्सर्जी अंग इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्सर्जी अंग वृक्क होता है दोस्तों। इसको किडनी भी बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसको किडनी भी नाम दे देता है काबर से। तो चलिए जो कि 17 का कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? 17 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 18 की ओर दोस्तों। तो शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है दोस्तों? तो विसरण में बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? विसरण में बनता है, जो कि 18 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, विसरण।
18 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। विसरण में बनता है, कहाँ बनता है? तो विसरण में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है दोस्तों? तो वायु आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी आपका, जिसको मिट्टी बोलते हैं दोस्तों, तो मिट्टी भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। पूछ रहा है कौन नहीं है? तो जीवधारी। जीवधारी जो है आपका दोस्तों, जीवधारी जो है, जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जीवधारी प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन संसाधन की बात हो रहा है दोस्तों, तो संसाधन में जीवधारी नहीं आता है। तो संसाधन नहीं आता है, तो इसलिए 19 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 19 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 का डी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, जीवधारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एनीमिया रोग होता है। आप इसको याद रखिएगा। ये तीनों जो है आपका दोस्तों मेन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी प्रश्न यहाँ पर आया है दोस्तों अलग अलग चैप्टर से, ये जो है आपका सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बारी तरीके से वीडियो दोबारा देख लेंगे। तो चलिए 20 का कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो 20 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मधुमेह रोग। इसी तरह वीडियो आप चाहते हैं इसका और इसका ऑब्जेक्टिव चाहते हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर जितना भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इस पर अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।